हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स 5 डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी एमपीसी 006 का ये फोर्थ वीडियो है। और आज के वीडियो की शुरुआत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात के साथ करने वाली हूँ। वैसे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं पूरे वीडियो में आपको बताती रहती हूँ, लेकिन आज जो मैं बताने वाली हूँ वो काफी काम की बात है सभी के लिए जो एमपीसी 006 का पेपर देने वाले हैं। आज हमने एक लाइव सेशन किया था, तो उस सेशन में एक क्वेश्चन आया था आप लोगों की तरफ से कि जो न्यूमेरिकल पढ़ने वाले बच्चे हैं अगर वो थ्योरी में कुछ भी ना करके आए तो कितने मार्क्स का लॉस होगा। अब क्योंकि लॉस तो मैं आपका होने नहीं दूंगी, वैसे तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर वहां कर चुकी हूँ लाइव में, लेकिन आज उसके अलावा कुछ मुझे और बताना है इस वीडियो के थ्रू कि अब जो आप फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पार्ट देखेंगे इसमें वो सभी टॉपिक्स आएंगे जिनके बारे में मैंने सेक्शन बी और सी का जिक्र किया था। अब मैंने जिक्र क्या किया था, अगर आपने लाइव नहीं देखा था तो मैं फटाफट से बता देती हूँ कि सेक्शन ए में 2 न्यूमेरिकल्स और 2 थ्योरी के पोर्शन रहते हैं। तो जो बच्चे सिर्फ थ्योरी पर डिपेंडेंट हैं उन्हें सेक्शन ए में तो किसी तरीके का लॉस नहीं होता है, लेकिन सेक्शन सी में आपके थ्योरी के ही क्वेश्चन होते हैं, 2 शॉर्ट नोट होते हैं, और सेक्शन बी में मिनिमम 1, ये मैक्सिमम 2 भी हो सकते हैं और काफी हद तक चांसेस रहते हैं कि 2 भी हो जाएंगे थ्योरी के क्वेश्चन। लेकिन अगर मोटे मोटे तौर पे देखें तो एक क्वेश्चन थ्योरी का आपका वहां लॉस होने का चांस रहता है अगर आप सिर्फ न्यूमेरिकल करके आ रहे हैं। तो 6 मार्कर प्लस सी सेक्शन के 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन यानी 12 मार्क्स का आपका लॉस होने की चांसेस वहां रहेंगे अगर आप केवल न्यूमेरिकल करके आते हैं। तो ये लॉस मैं आपका नहीं होने दूंगी, क्योंकि जो 4, 5 और 6 पार्ट अब आएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं पार्शियल एंड पार्ट कोरिलेशन से हम शुरू करने वाले हैं। यहाँ से लगातार वो छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे जिनको आपको सेक्शन बी और सी के लिए प्रिपेयर करना है। 3 वीडियो मतलब लगभग एक वीडियो 35 मिनट्स का मैक्सिमम रहेगा। तो आप मान के चलिए कि बहुत से बहुत हुआ तो आप 2 घंटे के अंदर अंदर अपने बी सेक्शन के और सी सेक्शन के मिला के 12 मार्क्स को बचा सकते हैं, और वो आपको बचाने ही हैं और मेरे साथ पढ़ना है। तो अब हम पार्शियल एंड पार्ट कोरिलेशन में आज फोर्थ वीडियो में बिगिन करेंगे। चीजें बहुत ही सॉर्टेड हैं, थोड़ा थोड़ा समझकर चले जाइएगा, क्योंकि बी सेक्शन में इतना लिखना नहीं होता है तो इतना प्रेशर भी नहीं लेना पड़ेगा आपको। मैं उन बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ जो न्यूमेरिकल पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और जिनको थ्योरी लिखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ओके, तो चलिए आज का वीडियो ऑफिशियली बिगिन करते हैं, जिसमें हम 10th पार्ट यानी पार्शियल एंड पार्ट कोरिलेशन से शुरुआत करेंगे। देखिए, कोई भी टाइप का कोरिलेशन हो, उससे पहले कोरिलेशन की अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करेंगे, बहुत क्विक करेंगे। मैं समझ पा रही हूँ कि आप सभी कोरिलेशन के बारे में इतना तो जानते ही हैं कि कोरिलेशन का मतलब होता है 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप। हम तमाम बार पढ़कर आए हैं, पूरे जितने भी आपने इजी नोट्स के थ्रू पेपर्स पढ़े थे। तो कोरिलेशन हमें करना होता है, लेकिन यहाँ पे हम 2 टाइप की बात करेंगे, एक है पार्शियल और एक पार्ट। सी सेक्शन में पार्शियल या पार्ट में से कोई एक पूछा जा सकता है, बी सेक्शन में इनके बीच के डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं। अगर आप इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे तो क्वेश्चन कैसा भी बन जाए आंसर लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए, पार्शियल कोरिलेशन से हम क्या मेजर करते हैं? द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स व्हाइल कंट्रोलिंग फॉर द इफेक्ट ऑफ 1 और मोर एडिशनल वेरिएबल। यहाँ पे पार्शियल कोरिलेशन में हम क्या काम करते हैं? स्ट्रेंथ और डायरेक्शन तो हर कोरिलेशन में मेजर करेंगे, लेकिन लीनियर रिलेशनशिप में करेंगे 2 वेरिएबल्स के बीच में जब होगा। तो मतलब आपको क्या ध्यान रखना है पार्शियल में कि 2 वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए। उसका जब हम कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं, स्ट्रेंथ और डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, तो वो पार्शियल कोरिलेशन कहलाता है। और साथ ही साथ एक काम और हम यहाँ पे नोटिस करेंगे कि कोई भी एडिशनल वेरिएबल का इफेक्ट को कंट्रोल करते हुए ही हम कैलकुलेट करते हैं। Essentially, it tells you how much of the correlation between 2 variable is unique after accounting for the influence of other variable। जब हमने दूसरे वेरिएबल्स को कंट्रोल कर लिया है तो जो उन 2 वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप आ रहा है वो कितना यूनिक है, ये हमें पार्शियल से पता चलता है। पार्शियल कोरिलेशन में क्या क्या चीजें होती हैं? जैसे कि सबसे पहला काम तो थर्ड वेरिएबल कंट्रोल होता है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल जिसे आप कहते हैं, वो यहाँ पर कंट्रोल हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि अगर हम x और y 2 वेरिएबल हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहते हैं और z के इन्फ्लुएंस को हम रिमूव करके करेंगे तो हम पार्शियल कोरिलेशन यूज करेंगे। यहाँ पे पार्शियल कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच रेंज करती है। आपको ये बात बहुत पहले से पता है, मुझे नहीं लगता कुछ नया मैं बताने वाली हूँ। आपको पहले से पता है कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशनशिप कहाँ कितने पे वेरी करता है, -1 का क्या मतलब होता है, 0 का क्या मतलब होता है, और मैं बताने वाली नहीं हूँ, आपको पहले से पता है, वरना आप रीड भी कर सकते हैं, है ना। अब बात आती है कि जब हमें पार्शियल कोरिलेशन निकालना होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। ये फॉर्मूले आपको डिफरेंट फॉर्म में नजर आ सकते हैं, लेकिन आपने सब पढ़े हैं। यानी कि हम ये पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला है। अगर आपने पहले से पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट के फॉर्मूले को देखा हुआ होगा, आप उससे अपने तरीके से देखिए। यहाँ पे XYZ हमने दिया है क्योंकि हमने ऊपर सैंपल के लिए XYZ दिया था। आपने जिस भी फॉर्म में इस फॉर्मूले को याद किया हो उसको लिख दीजिएगा बिना किसी टेंशन के, क्योंकि फॉर्मूले
में वेरिएबल्स यानी लेटर्स को अलग अलग यूज करने से फॉर्मूले की शक्ल बदल जाती है, मगर फॉर्मूले का कंटेंट नहीं बदलता, वो सेम रहता है। तो आप क्योंकि आप न्यूमेरिकल्स करके जाएंगे तो पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट रिलेशन का फॉर्मूला याद तो करके जाएंगे ना, उसी को लिखिए। उसमें क्या कौन सी चीज है, बस इतना आपको ध्यान देना है कि पियर्सन कोरिलेशन क्या है, उनके बीच में कौन सा कोफिशिएंट है, राइट। इस तरीके से आपको लिख के आना है सारी चीजें। यहां से भी आप याद कर सकते हैं न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, ये क्या बताता है, इसको आप लिख देंगे, मतलब फॉर्मूले को लिखेंगे। ये जरूरी नहीं है एक्सप्लेनेशन लिखना, छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब पार्शियल कोरिलेशन के कुछ प्रैक्टिकल बात करें तो साइकोलॉजी में स्ट्रेस को एग्जामिन करने में एकेडमिक परफॉर्मेंस में जरूरत पड़ती है, यानी कि स्ट्रेस और एकेडमिक परफॉर्मेंस के रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने में साइकोलॉजी में इसका यूज होता है। और नॉट जस्ट एकेडमिक, किसी भी दो चीजों का हो सकता है। स्ट्रेस का आपकी स्टडी से रिलेटेड हो सकता है, स्ट्रेस का आपका डेली लाइफ से हो सकता है, आपके एकेडमिक अचीवमेंट का आपका हैप्पीनेस से हो सकता है। तो कुछ भी दो साइकोलॉजिकल, जो भी आपके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, उनके बीच के रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने में इसका पार्शियल कोरिलेशन का यूज होता है। इकोनॉमिक्स में होता है इनकम और हेल्थ आउटकम्स, एक एग्जाम्पल के लिए यूज हुए हैं। इकोनॉमिक्स में आने वाली और भी टर्म्स हैं, लिमिटेड नहीं है कि बस इन दो टर्म्स के बीच में पार्शियल यूज करेंगे। तो इनकम और हेल्थ आउटकम्स में यूज हो सकता है, इकोनॉमिस्ट यूज करते हैं। हेल्थ केयर में कहाँ कहाँ यूज होता है, मेडिसिन, मेडिकेशन और पेशेंट की रिकवरी में यूज होता है, कि जो मेडिकेशन का जो यूज है वो किस तरह से रिकवरी रेट हमें प्रोवाइड करा रहा है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, भी हमने थोड़ा सा मिस कर दिया था क्योंकि मैं थोड़ा तेजी चल रही हूँ आपको बताने के लिए। हम यहाँ ये भी देखेंगे कि कोई ना कोई कंफाउंडिंग वेरिएबल जरूर होगा। जैसे कि अगर हम स्ट्रेस और एकेडमिक परफॉर्मेंस की बात करें तो एग्जाम्पल के लिए उन्होंने यहाँ स्लीप क्वालिटी लिया है, क्योंकि एक जनरल बात मैं आपसे करने वाली हूँ अभी से थोड़ा सा रोक के, कि कोई भी चीज जो हमारी लाइफ में होती है या हम किसी काम को करते हैं तो उसके पीछे एक रीजन होता है। हम किसी के बारे में कोई बात सुनते हैं और उसके बारे में कंक्लूजन दे देते हैं, राइट। ये एक जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है, लेकिन एक वो फैक्टर होता है जो उस कहानी का हीरो होता है, रीजन होता है आप कह सकते हैं, या नहीं भी हो सकता है। तो कुछ चीजें जो हिडन होती हैं, जो सामने नहीं आती, उनको ही हम कंफाउंडिंग वेरिएबल कहते हैं। वैसे तो ये कंफाउंडिंग वेरिएबल नहीं हुआ, जैसे अगर मैंने कह दिया उस कहानी का वो हीरो है, या उस कहानी की वजह से, उस बात की वजह से चीज पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो वो कंफाउंडिंग नहीं है, पर हाँ वो उसकी सिचुएशन पे फर्क तो डालेगा। तो यहाँ पे हमें यही देखना है कि कुछ ना, जो भी एग्जाम्पल आप लिखें, जैसे मैंने बोला साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट में कुछ भी लिख सकते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको रिलेटेबल कंफाउंडिंग वेरिएबल का यूज करना है ना। ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि स्ट्रेस और एकेडमिक परफॉर्मेंस में हम कुछ और इंटरेस्ट डाल दें या कुछ और ऐसी चीज डालेंगे जो एक्चुअली में डिटोरिएट करेगी। सेम गोज इन द केस ऑफ इकोनॉमिक्स, जो मैंने मिस कर दिया था। और हेल्थ केयर के केस में भी यहाँ पे हम देखेंगे कि इलनेस की सिवियरिटी क्या है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि कैसा मेडिकेशन का और रिकवरी रेट का आपस में रिलेशनशिप बन रहा है। ओके, एजुकेशन में अब वही चीज हो गई, एजुकेशन में फिर बदल गया थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यूज और टेस्ट स्कोर में। यहाँ हम देखते हैं कि जितना हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट भी है जो दोनों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो आप, बड़ा सिंपल है ना पार्शियल कोरिलेशन, कुछ भी डिफिकल्ट लगा आपको, आप मुझे बताइए कि आप अपने वर्ड्स में नहीं लिख पाएंगे कि पार्शियल क्या था। हम दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, लीनियर रिलेशनशिप है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि हमें एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करना है। तमाम आपने एग्जाम्पल लिख दिए, पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट का आपने फॉर्मूला लिख दिया, इतना ही सही तो है और कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको एक बार नजर मार लीजिएगा और अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा। आप इसको बुकिश लैंग्वेज में लिखने का प्रेशर मत लीजिएगा, मार्क्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे, आपकी बात करेक्ट होनी चाहिए, पर इतनी सादी सिंपल लैंग्वेज भी ना हो जाए जो ऐसा लगे हम किसी से बात कर रहे हैं, वो ना हो, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल खूब यूज कर लीजिएगा। अब आता है पार्ट कोरिलेशन, जिसको हम सेमी पार्शियल कोरिलेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, दिस मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स व्हाइल कंट्रोलिंग फॉर द इफेक्ट ऑफ वन और मोर वेरिएबल बट ओनली ऑन वन ऑफ द वेरिएबल्स बीइंग कोरिलेटेड। यहाँ पे चीज बदल गई है, क्या होगा यहाँ पे, उससे क्या फर्क यहाँ पर आया। यहाँ पे रिलेशनशिप तो हम दो वेरिएबल्स के बीच का मेजर करेंगे ही, लेकिन कब करेंगे, जिसमें से कोई भी एक वेरिएबल, जो दो वेरिएबल हम कर रहे हैं उसमें से किसी एक वेरिएबल पर क्या इफेक्ट है उसको कंट्रोल करते हुए हम करेंगे। यानी द इफेक्ट ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल इज रिमूव्ड ओनली फ्रॉम द वन वेरिएबल रादर देन बोथ। आपने एक चीज देखी थी, मैं वापस ला रही हूँ, कुछ समझाना है, बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे आपको। यहाँ पे आपने देखा था कि टेक्नोलॉजी का और टेस्ट स्कोर के बीच जब हमने रिलेशनशिप देखा था तो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट का इन्फ्लुएंस दोनों चीजों पर हो सकता था, है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसा केस हमारे पास पार्ट कोरिलेशन में है तो हम किसी एक में ही उससे कंट्रोल करेंगे, या तो टेक्नोलॉजी के यूज में या फिर जो दूसरा टेस्ट स्कोर वाला था, दोनों में नहीं करेंगे, तब ये पार्ट कोरिलेशन कहलाएगा। परफेक्ट एग्जांपल था, ऊपर ही मिल गया तो उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया।
पार्ट कोरिलेशन के क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, क्या चीजें हैं इसमें, यहाँ ये पार्शियल आउट कर देता है इफेक्ट को। भाई आधी चीज हो गई ना, पार्ट कोरिलेशन मतलब पार्शियल का आधा, सेमी पार्शियल इसीलिए कहते हैं इसको। तो यहाँ पे इट ओनली रिमूव्स द इन्फ्लुएंस ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल फ्रॉम वन ऑफ द वेरिएबल इन द पेयर, दोनों में नहीं करता है जैसे कि पार्शियल में किया जाता है। रेंज में यहाँ भी वही होता है, जो 1 के पास वैल्यू आएगी वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, जो -1 तक आएगी वो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है। कोरिलेशन है तो चीजें बदलेंगी नहीं, वैल्यू -1 से +1 ही रेंज करेगी, ठीक है ना। और पार्ट कोरिलेशन निकालने के लिए हम यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ये फॉर्मूला भी आपने पहले पढ़ा, इस पर आपने न्यूमेरिकल्स भी किए हुए हैं, तो उस फॉर्मूले को आप लिखेंगे और यहाँ पर इस तरीके से इसके बारे में लिख देंगे। तो फॉर्मूले को तो मुझे नहीं लगता कुछ, अगर किसी के पास नोट्स नहीं है और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं किनारे पे हो जाती हूँ, आप इसको सेव कर सकते हैं। बाकी आपके पास अगर नोट्स हैं तो आप उसी में से देख के लिख सकते हैं, ठीक। इसका एक्सप्लेनेशन आपकी मर्जी है कि लिखिए तो लिखिए, नहीं लिखिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्ट कोरिलेशन इज टिपिकली यूज्ड व्हेन रिसर्चर want to measure the unique contribution of a variable in explaining a relationship, regression analysis जैसे हम करते हैं। तो मतलब जब एक वेरिएबल जो होता है ना उसका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हो रहा होता है दूसरे पर, तो वहां पर हम कंट्रोल करके चीजों को करते हैं, तो वहां पर पार्ट कोरिलेशन यूज होता है। अब इनके बीच का डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो जितनी चीजें हमने पढ़ी है ना वही चीजें यहाँ पे लिखी हैं, रटिएगा मत। आपने खुद ही देखा कि आप क्या क्या रोल लिख सकते हैं। आप बेस्ड ऑन फॉर्मूला लिख सकते हैं, आप बेस्ड ऑन लीनियर रिलेशनशिप लिख सकते हैं। आपने एक डिफरेंस और पढ़ा था कि आप कंट्रोल किसको करते हैं, उसमें पहले में आपने एक्सट्रेनियस को कंट्रोल किया था, दूसरे में आप अपने वेरिएबल के ऊपर, एक सिंगल वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट को कंट्रोल किया था। तो बन गए 4-5 डिफरेंसेस यहाँ से, है ना। एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। तो लेकिन अभी फिर भी मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि यहाँ पे कुछ हमने इन पर्टिकुलर बनाए हुए हैं आपके लिए, तो इसको भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, राइट। मेरे ख्याल से मुझे इसे अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों को एक्सप्लेन मैं करके ही आई हूँ, तो वही बातें क्या रिपीट करूं। आप इसको या तो पिक्चर ले लीजिए या फिर आपके पास नोट्स हैं तो इनको एक नजर देख लीजिएगा थोड़ा सा। और अगर आपने ये भी ध्यान रखे थोड़े बहुत, और जो मैंने बताया तो मिला के काफी बढ़ गए, बहुत है। 6 मार्कर में और कितना लिखेंगे आप, ठीक है ना। तो ये पार्शियल एंड पार्ट हो गया। अब आता है पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन एंड फाई कोएफिशिएंट। इनके साथ भी यही सीन होता है। सेक्शन बी में दोनों के बारे में पूछ सकते हैं, मिलाकर थोड़ा थोड़ा लिख दीजिए। फिर अगर 6 मार्कर का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको 3 मार्क्स के हिसाब से लिखना है दोनों के लिए। वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। और अगर सेक्शन सी में कोई एक आ गया तो किसी एक के बारे में आप लिख देंगे। अब पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन क्या होता है, इज ए स्पेशल केस ऑफ द पियर्सन कोरिलेशनल कोएफिशिएंट यूज्ड व्हेन वन वेरिएबल इज कॉन्टिन्यूअस एंड द अदर इज डाइकोटोमस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये हो गया जैसे कि हाइट है, इनकम है, जो चीज कॉन्टिन्यूएशन में रहती है। और डाइकोटोमस है जो स्प्रेड हो सकती है, बाइनरी, जिसके 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं, जैसे कि जेंडर 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, पास होना या फेल होना, जिसमें ऑप्शंस होंगे। हाइट जो है वो कॉन्टिन्यूअस भी इसलिए आती है क्योंकि वो फिक्स रहेगी, जिसकी जितनी हाइट है उस टाइम पर तो उतनी रहेगी ना, एक पॉइंट पर तो आके वैसे भी स्टैग्नेंट हो जाती है। और इनकम भी जो है उसके 2 ऑप्शन नहीं है कि कम या ज्यादा, मतलब वो जैसी है वैसी रहेगी। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये भी होता है कि वो चीज एक डायरेक्शन में बढ़ती है, जैसे दोनों ही बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, या हाइट तो खैर डिक्रीज नहीं हो सकती, इनकम डिक्रीज भी हो सकती है, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यूटी में रहेगी, है ना, लीनियर में रहेगी। लेकिन डाइकोटोमस वो चीजें हो जाती है जिनकी 2 पॉसिबल वैल्यूज होते हैं, जैसे कोई भी ऐसी चीज जिसको आप और कैटेगरी में, सब कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, वो डाइकोटोमस कहलाता है। तो पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन, एक बार वापस से आते हैं, ये पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट का एक स्पेशल केस है जब हमारे पास 2 वेरिएबल्स इस तरीके से होते हैं, एक वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस, दूसरा वेरिएबल डाइकोटोमस। तो इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बाइनरी और कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स देखने को इसमें मिलते हैं। रेंज में इसमें क्या होता है, वही बात है, रिपीट हो रही है। आप देख रहे हैं किस तरह से कंटेंट हमारा बढ़ रहा है, कि हम इसके बारे में लिख सकते हैं कि इसमें पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन की रेंज भी -1 से +1 होती है। प्लस का माइनस का मतलब पता ही है आपको, प्लस का मतलब पता ही है, जीरो का मतलब पता ही है, ठीक है। पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, इसके मैंने न्यूमेरिकल आपको कराए नहीं क्योंकि पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आप यहाँ से इस न्यूमेरिकल के फॉर्मूले को थोड़ा देखेंगे और इसको भी थोड़ा याद करेंगे। मैं चाहती तो नहीं हूँ आपसे बहुत कुछ ये कहना कि ये भी याद करो वो भी याद करो, क्योंकि याद करना काफी मुश्किल होता है। अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप किया कि मैम मुझसे चीजें याद नहीं हो रही हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड की डिफिकल्टी काफी है, लेकिन स्टैट्स में याद करने का एक ही तरीका है, आप लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, बार बार लिखिए, एक नोटबुक पे लिखिए, फिर उसका पन्ने को पलट दीजिए, दूसरे पे लिखिए। एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, लेकिन आप लिखते जाएंगे ना, और अभी से शुरुआत करेंगे। अभी तो शुरुआत की खैर में क्या ही बात करूं, एग्जाम एकदम सर पे है,
लेकिन अब जितना पहले से इन चीजों की प्रैक्टिस कर लेंगे ना उतना अच्छा रहेगा। एक छोटा सा टिप मैं आपको देती चलूँ, याद करने की बात चल रही है तो, कि आप जो भी फॉर्मूले हैं उनको कहीं पर नोट करके किसी पेपर पर लिखकर अपने घर में किसी वॉल पर या किसी भी ऐसी जगह पर पेस्ट कर लीजिए, मतलब इस तरीके से कि आपका वॉल भी गंदी ना हो, और इस तरीके से कहीं पर उसको लिख लीजिए जो आपकी आंखों के सामने रहे। प्लीज मोबाइल का स्क्रीन सेवर मत बनाइएगा, इतने फॉर्मूले नहीं आ पाएंगे उसमें, और ना ही अपने लैपटॉप का बनाइएगा। ऐसी चीजों में मत लिखिएगा जिन, भले ही फोन आपके पास हर वक्त रहता हो, लेकिन उसमें देखने से आपका थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, कि भले आप फोन में देख रहे हैं लेकिन एक नोटिफिकेशन ऊपर से इंस्टाग्राम का आ गया ना तो आप चल देंगे वहां पे से उस चीज को वहीं पे छोड़ के। सबके संग होता है, इट्स वेरी कॉमन। तो इसीलिए ऐसा कुछ कर लीजिए कि उन फॉर्मूलों को लिखकर कहीं बार बार देखते रहिए, नजर में आएंगे तो काफी याद आएंगे, और बार बार उनको लिख के प्रैक्टिस करिए। लिखकर प्रैक्टिस करना इज द ओनली सोल्यूशन जो मैं आपको बता सकती हूँ। तो फिलहाल इस पर मैंने इतना लंबा स्पीच दे दिया। पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन के फॉर्मूले को आपको लर्न करना है, और जहां पे क्या क्या है ये सब आपको अगेन थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, अपनी तरीके से भी लिख सकते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो एजुकेशन में, साइकोलॉजी में, जहां जहां पे भी हमें दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ती है वहां पर हमें, और वो दो वेरिएबल्स कौन से होंगे, एक कॉन्टिन्यूअस होगा, दूसरा डाइकोटोमस होगा। यही था जो हमने अंडरस्टैंड किया इसमें, है ना, पॉइंट बाय सीरियल में। अब आते हैं फाई कोफिशिएंट पे। फाई कोफिशिएंट इज अ मेजर ऑफ एसोसिएशन यूज्ड व्हेन बोथ वेरिएबल्स आर बाइनरी, जब दोनों डाइकोटोमस हो। अगर आपने अभी तक हमने 4 टाइप के कोरिलेशन पढ़े, और चारों के हेडलाइंस या हाइलाइट्स आपके माइंड में फिक्स होने चाहिए। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो मतलब मैं सक्सेसफुल हूं यहाँ तक आपको समझाने में। तो फाई कोफिशिएंट में हमने क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे दोनों वेरिएबल के 2 कैटेगरीज बन सकती होंगी, राइट। तो बाइनरी कोरिलेशन होता है यहाँ पे, रेंज इसकी भी -1 से +1 जाती है, और ये ऐसा टाइप का कोरिलेशन है जो 2 डाइकोटोमस वेरिएबल्स के बीच में यूज होता है। अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो जो बात यहाँ लिखी है वही यहाँ लिखी है, कुछ नया नहीं लिखा है, उसी चीज को थोड़ा मॉडिफाई करके लैंग्वेज बदल के लिखा है। फिर रेंज आपको पता ही है, और फिर वही फाई कोफिशिएंट का आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जिसमें n10 n11 ये सब क्या है, ये सब आपको लिखने पड़ेंगे कि बोथ वेरिएबल्स ट्रू हैं, क्योंकि ट्रू फॉल्स के कॉम्बिनेशन बन जाएंगे ना, यस नो के। ट्रू फॉल्स एज एन एग्जाम्पल लिए गए हैं, मतलब ट्रू फॉल्स ही हमेशा सिचुएशन नहीं होगी, इधर और वाली बात है, तो उसकी जगह पे ट्रू फॉल्स यूज किया गया है, राइट। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें फाई का आप फॉर्मूला लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। एप्लीकेशंस की बात करें तो मेडिकल रिसर्च में जहां पर भी ऐसे, जहां पर 2-2 का मतलब केसेस बनेंगे, राइट। मार्केटिंग में तो बहुत होता है यस नो और यस नो वाले केसेस, मार्केटिंग कैंपेनिंग में, वहां इसका एप्लीकेशन होगा। अब कुछ कंपैरिजन को लेके थोड़ा और चीजें मैंने इस वाले पोर्शन में बताई हैं, जिसमें मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका। वही सब चीजें हैं कि कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, कैसे इसको कैलकुलेशन करते हैं, इंटरप्रिटेशन आती है तो क्या करते हैं, राइट। एग्जाम्पल्स आप जरूर यहाँ से नोट कर सकते हैं कि इफ यू वांट टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सरसाइज एंड ब्लड प्रेशर लेवल, द पॉइंट बाइसेरियल कोरिलेशन कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड कि ब्लड प्रेशर लोगों में, अलग अलग एक्सरसाइज करने वाले लोगों में अलग अलग तरीके से कैसे वेरी करता है। फिर फाई कोफिशिएंट में भी हमने ये किया है, मैंने थोड़ी चीजें और स्पेसिफिक कर दी हैं। उसका रीजन ये है कि मुझे ध्यान है, जब मैं नोट्स बना रही थी, मुझे बताते हुए पे याद आया एक्चुअली अभी, कि जब मैं नोट्स बना रही थी तो पहले हमने इसके पैटर्न को पिछले वाले से रिलेटेड रखा, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ चीजें थोड़ा और हम बढ़ा सकते हैं, तो वहां पर मैंने थोड़ा सा और डेफिनेशन वगैरह इसमें और स्पेसिफिक करके उन्हीं चीजों को जोड़ दिया है। तो आपको सारा कुछ अगेन रटना तो है नहीं, समझ तो आप वैसे भी गए हैं, इसको पढ़ेंगे तो ये लैंग्वेज बहुत ईजी है। मैंने सीरियसली लैंग्वेज पे बहुत ध्यान दिया है कि यहाँ से आप पढ़ें और आपको बात समझ में आ जाए, और उसके बावजूद वीडियोस तो चल ही रहे हैं कि आप पढ़ें भी, सुने भी, देखे भी, और फिर अब आपके माइंड में फीड हो जाए। ओके, तो चलिए ये इसका भी एग्जांपल हो गया कि जॉब एप्लीकेंट्स यू कुड सी द फाई कोफिशिएंट टू एग्जामिन द एसोसिएशन बिटवीन इंटरव्यू परफॉर्मेंस एंड प्रायर वर्क एक्सपीरियंस, राइट। इस तरीके से यहाँ पे 2-2 वाला केस था। और उसके बाद भी अगर आपका दिल करता है तो आप यहाँ से इसके की डिफरेंसेस को, वैसे तो अब मैं मान रही हूँ कि आपकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि आप खुद से लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे 1 बाइनरी 1 कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ 2 बाइनरी है। ये मेजर करता है कि कैसे कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल जो है वो 2 बाइनरी ग्रुप से डिफर करता है। यहाँ पे दोनों बाइनरी के बीच का एसोसिएशन देखते हैं, ये पियर्सन से काफी सिमिलर है, और यहाँ पे 2/2 की कंटिजेंसी टेबल बनती है। रेंज दोनों की सेम ही रहेगी, और हमने पढ़ ही लिया कि इसका यूज क्या होगा। ओके, तो 2 टॉपिक मेरे ख्याल से हमने 10 और 11 कंप्लीट कर लिए। आते हैं पॉइंट एंड इंटरवल एस्टिमेशन में। पॉइंट एस्टिमेशन या इंटरवल एस्टिमेशन के नाम से सेक्शन बी और सी में क्वेश्चन पूछा जाता है, सी में बहुत पूछा जाता है ये टॉपिक, ठीक है। तो इसको अब हम फिर से पढ़ेंगे कि पॉइंट और इंटरवल एस्टिमेशन क्या होते हैं। ये स्टैटिस्टिक की 2 अप्रोचेज हैं
जिसकी हेल्प से हम पॉपुलेशन पैरामीटर यानी कि पॉपुलेशन मीन या उसका प्रोपोर्शन फाइंड आउट करते हैं। कोई भी सिंपल डेटा हमें गिवन होता है, इस मेथड की हेल्प से जो स्टैटिस्टिशियन होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, वो लार्ज पॉपुलेशन के बारे में डेटा बता पाते हैं एक स्मॉल सैंपल का यूज करके। तो पॉइंट एस्टिमेशन क्या इन्वॉल्व करता है, एक सिंगल वैल्यू इसमें यूज होती है जो कि सैंपल डेटा से कैलकुलेटेड होती है और पॉपुलेशन पैरामीटर को डिफाइन करती है। जैसे कि इसको हम कह सकते हैं कि बेस्ट गेस करना, मतलब आपने एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझिए, मैं वैसे नहीं बता रही आपको। इफ वी वांट टू एस्टिमेट द एवरेज हाइट ऑफ ऑल एडल्ट्स इन अ सिटी, वी माइट कलेक्ट अ सैंपल एंड कैलकुलेट द सैंपल मीन हाइट। दिस सैंपल मीन सर्व्स एज द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब एक पॉइंट जो सारी चीजों के बारे में हमें बता दे, सारी चीजों से मतलब हो गया उस चीज से रिलेटेड। ऑफ कोर्स कभी कभी लैंग्वेज मेरी बदल जाती है तो गलत बात नहीं बताना चाहती। तो पॉइंट एस्टिमेशन का मतलब टू द पॉइंट, सेंटर पे लाके आपको वो रख दे, अराउंड दैट काइंड ऑफ थिंग्स, तो उसको हम पॉइंट एस्टिमेशन कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें पॉइंट एस्टिमेटर्स क्या क्या होते हैं, मीन, प्रोपोर्शन, वेरिएंस, ये सब हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। ओके, आपको पता ही है मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वेरिएंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। गुड पॉइंट एस्टिमेटर की खासियत क्या क्या होती है, इसमें हमेशा अनबायसनेस देखने को मिलेगी, कंसिस्टेंसी होगी, कंसिस्टेंट रहेगा, जो चीज है वो बदलेगी नहीं। अगर सैंपल साइज बदला तो उसी के बेसिस पर हमारा जो एवरेज वैल्यू है वो बदल जाएगी, लेकिन कंसिस्टेंसी रहेगी उसके चेंजेस में। एफिशिएंसी होगी, यानी कि ये अमंग ऑल अनबायस्ड एस्टिमेटर इट हैज द स्मॉलेस्ट वेरिएंस। सफिशिएंसी होगी, मतलब ये हमें सफिशिएंट, एक सैंपल जो होगा उतना सफिशिएंट होगा कि बड़े डेटा को हमें प्रोवाइड करा सके, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन भी है, दैट प्रोवाइड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिलायबिलिटी और प्रिसीजन ऑफ द एस्टिमेट, क्योंकि यहाँ पे एरर्स होने के चांसेस रहते हैं। तो ये गुड पॉइंट एस्टिमेटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। इंटरवल एस्टिमेशन की बात करें तो इंटरवल एस्टिमेशन प्रोवाइड्स अ रेंज विद इन विच द पॉपुलेशन पैरामीटर इज एक्सपेक्टेड टू लाई। जब हमने एक सैंपल का यूज करके एक पॉपुलेशन के बारे में रिजल्ट निकाला तो वो दो तरीके से निकल सकता है। एक, जब हम एक ऑन पॉइंट बात करें जिसके अबाउट हमें चीजें लगे, और एक हमने रेंज ले ली। तो जब हम रेंज लेते हैं, यानी इंटरवल का मतलब वही होता है गैप, जब हम रेंज लेते हैं तो वो इंटरवल एस्टिमेशन में आ जाता है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल की हमें जरूरत होती है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल इज अ टाइप ऑफ इंटरवल एस्टिमेट दैट इंक्लूड्स अ लोअर एंड अपर बाउंड। मतलब रेंज होती है, जाहिर सी बात है, तो उसमें हम स्पेसिफिक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस का भी यूज होता है, ऐसा हम देखा गया है। एग्जाम्पल की बात करें, द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन हाइट ऑफ अडल्ट्स इन अ सिटी माइट बी 65 to 70 इंचेस। अच्छा, अगर बात करें प्रैक्टिकलिटी की, तो इंटरवल एस्टिमेशन बेटर होता है एज कम्पेयर टू पॉइंट, क्योंकि पॉइंट स्पेसिफिक हो जाता है, लेकिन इंटरवल एक रेंज बताता है, तो उस रेंज में कहीं पर भी वैल्यू फॉल कर सकती है। तो क्रेडिबिलिटी इसकी ज्यादा है, यहाँ पे जो रिजल्ट हमें मिलते हैं वो हमें बेटर मिलते हैं। इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, पॉपुलेशन मीन, फॉर्मूला फॉर कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ पॉपुलेशन मीन, ये हम फॉर्मूला यूज करते हैं, छोटा सा फॉर्मूला है, अगेन आप ध्यान रख सकते हैं। अगर नहीं चाहे ना इसमें लिखना तो कोई बात नहीं, प्रीवियस में भी नहीं था, राइट। कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, सैंपल साइज कैसा लिया गया है उस पर भी डिपेंड करेगा, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल होगा वाइडर इंटरवल्स का उतनी ज्यादा सर्टेनिटी होगी। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन द डेटा लीड्स टू वाइडर इंटरवल्स। जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, जितना मतलब वेरिएशन ज्यादा होगा डेटा में, उतना ही वाइडर इंटरवल्स मिलेंगे, मतलब वाइडर रेंज में हमें आंसर मिलेगा। पॉइंट और इंटरवल एस्टिमेशन में आपको डिफरेंसेस भी पूछ लिए जाते हैं 3 मार्कर में। ये 3 मार्कर के हिसाब से आंसर है कि आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं, और पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल का आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो पॉइंट में एडवांटेजेस ये है कि ये क्विक एस्टिमेट पर प्रोवाइड करा देता है, लेकिन डिसएडवांटेज मैंने अभी बताया कि एक्यूरेसी का यहाँ पे प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। इंटरवल एस्टिमेशन में एक हमें प्लेसेबल रेंज प्रोवाइड करा देता है, सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी ज्यादा हमारे पास रेंज रहती है, लेकिन ये कैलकुलेट करना काफी कॉम्प्लेक्स होता है, इसको इंटरप्रिटेशन करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो इंटरवल एस्टिमेशन इज प्रेफर्ड व्हेन मेकिंग इन्फ्रेंसेस, क्योंकि ये क्लियर पिक्चर देता है ऑफ द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व, और प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया कि इंटरवल को ज्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है। और पॉइंट एस्टिमेशन की हेल्प से हमें एक सिंगल गेस मिल पाता है, लेकिन इंटरवल एस्टिमेशन की हेल्प से हमें एक रेंज मिल पाती है। अब हम आ चुके हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर पे, जो कि बिगिनिंग हमने की थी वीडियो में। मैंने आपको बताया था कहीं पर कि मैं टाइप 1 और टाइप 2 एरर आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगी, और वीडियो हमारा आज का भी काफी छोटा है, तो टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स पे हम आराम से आ सकते हैं। मैं बस ये नोटिस कर रही थी कि कितना कंटेंट हमें लेना है
उसके बाद हम जो है इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स भी आपसे बी और सी सेक्शन में पूछे जाने वाले टॉपिक है, जैसे मैंने और वीडियो और टॉपिक्स के लिए भी आपको बताया था। ये एक ऐसा सेंट्रल कॉन्सेप्ट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, जिसकी हेल्प से हमें ये पता चलता है कि जो हम डेटा को इवैल्यूएट कर रहे हैं वहां पर कितने गलती होने का मार्जिन है। या तो टाइप 1 एरर हमें देखने को मिल सकती है या टाइप 2 एरर देखने को मिल सकती है। ये दोनों ही एरर्स जो हैं वो रिजल्ट पर अपना बहुत पावरफुल इंपैक्ट डालती हैं। शुरुआत करेंगे टाइप 1 एरर से, जिसको हम फॉल्स पॉजिटिव भी कहते हैं। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये होता है दिस occurs when the test incorrectly rejects a true null hypothesis। मतलब हमारी जो null hypothesis है वो true है, लेकिन उसको गलती से रिजेक्ट कर दिया जाता है, तब हम टाइप 1 एरर कहते हैं। सिंपलर टर्म में बोले, इट इज कंक्लूडिंग देयर इज एन इफेक्ट और डिफरेंस व्हेन इन रियलिटी देयर इज नॉट। ये कंक्लूड क्या कर रहे हैं हम बाय द एंड ऑफ द हाइपोथेसिस कि यहाँ पे कोई इफेक्ट या डिफरेंस है रियलिटी में, लेकिन ऐसा है नहीं, इसीलिए इसको हम फॉल्स पॉजिटिव का भी नाम देते हैं। Probability of making a type 1 error is denoted by alpha। आप न्यूमेरिकल्स करते हैं तो वहाँ क्रिटिकल वैल्यूज दी हुई होती हैं, वहाँ पे लिखा होता है, ऐसा सिंबल अल्फा का बना होता है, जिसमें आप लिखते हैं क्रिटिकल वैल्यू एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखा होता है ना। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी आगे पढ़ेंगे, इसके बाद टॉपिक आएगा, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं टाइप 1 एरर की, तो वहां पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का भी यूज होता है कि कितना सिग्निफिकेंटली ये है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 0.05 या 5% मीनिंग देयर इज अ 5% रिस्क ऑफ इनकरेक्टली फाइंडिंग अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर कोई नया ड्रग वर्क कर रहा है व्हेन इट एक्चुअली डज नॉट, तो एक्चुअल में नहीं कर रहा है, लेकिन इसको हमने हाइपोथेसिस के थ्रू यहाँ पे इनकरेक्टली रिजेक्ट किया हुआ है। स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग में टाइप 1 एरर का मतलब होता है यू कंक्लूड देयर इज अ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इफेक्ट और रिलेशनशिप व्हेन देयर इज एक्चुअली नथिंग। एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं, हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सपोज अ कंपनी टेस्ट अ न्यू फीचर एक्सपेक्टिंग इट टू इंक्रीज सेल्स। इफ दे कंक्लूड इट डज इंप्रूव सेल्स बाय रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस दैट इज हैड नो इफेक्ट व्हेन इन फैक्ट इट डज नॉट, दे हैव मेड अ टाइप 1 एरर। मतलब अगर कंपनी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, उसके किसी नए फीचर को टेस्ट करना चाह रही है कि इसके वजह से हमारी सेल इंक्रीज होगी, तो दे कंक्लूड इट डज इंप्रूव सेल्स, मतलब वो ये मान के चल रहे हैं, कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाला इस रिसर्च का कि इससे सेल्स इंप्रूव होगी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है, तो वो टाइप 1 एरर यहाँ पे कर रहे हैं। टाइप 1 एरर बहुत प्रॉब्लमेटिक होती हैं क्योंकि वो इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस करवा देती हैं न्यू हाइपोथेसिस का। मतलब हमने हाइपोथेसिस को क्या करा, इनकरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया। इन क्रिटिकल एरियाज लाइक मेडिसिन, इसकी वजह से काफी डिजास्टर हो सकते हैं। पर यहाँ पे कंट्रोल मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो द सिग्निफिकेंट लेवल इज सेट टू कंट्रोल द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टाइप 1 एरर। मतलब जनरली अल्फा इक्वल्स टू 0.05, जिसका मतलब होता है 5% चांस है इनकरेक्टली रिजेक्ट करने का नल हाइपोथेसिस को। दिस थ्रेशोल्ड कैन बी मेड स्ट्रिक्टर इन केसेस वेयर अ फॉल्स पॉजिटिव कुड हैव सीरियस इंप्लीकेशन सच एज अ क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल के केस में ज्यादा ये मैटर करता है, क्योंकि वहां पर अगर मेडिसिन के इफेक्ट से कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो बड़ा डिजास्टर हो जाएगा, तो कंट्रोल मैकेनिज्म का यूज किया जाता है। टाइप 2 एरर को हम कहते हैं फॉल्स नेगेटिव। दिस हैपेंस व्हेन द टेस्ट फेल्स टू रिजेक्ट अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस। इस बात को ही आपको थोड़ा माइंड में फिक्स करना है, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टाइप 2 एरर तब होती है जब टेस्ट जो होता है दैट फेल्स टू रिजेक्ट अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस, यानी कि देयर इज नो इफेक्ट और डिफरेंस व्हेन देयर एक्चुअली इज वन। मतलब यहाँ पे एक्सेप्ट हम क्या कर रहे हैं कि देयर इज नो इफेक्ट, लेकिन एक्चुअल में इफेक्ट है, उल्टा है। टाइप 1 एरर अगर आपने समझ ली, याद कर ली माइंड में, तो टाइप 2 एरर तो आप ऑटोमेटिकली उसको ऑपोजिट लेके आएंगे। टाइप 2 एरर को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मीनिंग एक्चुअली और इसकी पावर जो होती है वो 1 माइनस बीटा होती है। इज द लाइक्लीहुड ऑफ करेक्टली रिजेक्टिंग अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस, कंक्लूडिंग दैट अ न्यू ड्रग हैज नो इफेक्ट व्हेन इट एक्चुअली डज। उल्टी बात कर दी हमने, बिल्कुल टाइप 1 के रिवर्स केस में कर दी हमने। टाइप 2 एरर occurs when a test fails to identify a true effect, which means that you fail to reject the null hypothesis even though it is false. क्लिनिकल सेटिंग में अगर बात करें, एग्जांपल उसी का दिया हुआ है यहाँ पे, कि अगर कोई भी नया ड्रग है दैट इंप्रूव्स हेल्थ आउटकम्स बट द टेस्ट फेल्स टू शो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, तो हम कहेंगे कि टाइप 2 एरर हुई है। इसके इम्प्लीकेशंस की बात करें तो टाइप 2 एरर्स कैन लीड टू मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। मतलब जो चीजें होकर चली गई, हमने तो उसको एरर मान लिया, अपनी तरफ से गलत समझ लिया। तो बिजनेस के केस में अगर एग्जांपल देखें, इट माइट मीन रिजेक्टिंग अ न्यू प्रोसेस दैट कुड एक्चुअली इंक्रीज एफिशिएंसी। जैसे अभी हमने कार वाला केस देखा था या कंपनी वाला केस देखा था, कि उसका अगर हम रिवर्स देखें तो हम एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे जिसकी हेल्प से प्रॉब्लम हो सकती है। कंट्रोल मैकेनिज्म की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टाइप 2 एरर इज डिनोटेड बाय बीटा।
रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली रिजेक्टिंग अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस। जो पावर है वो 80% हायर मानी जाती है, यानी 80% चांस है कि ट्रू इफेक्ट एग्जिस्ट करता होगा, लेकिन हमने क्या करा, उसको डिस्कार्ड कर दिया। इसके की डिफरेंसेस की बात करें तो एक एक करके बात करेंगे। ट्रेड ऑफ की बात करें दोनों के बीच में, तो इफ यू लोअर अल्फा टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, यानी 0.055 से हम अगर 0.001 ले आए, यू आर लेस लाइकली टू मेक अ टाइप 1 एरर। मगर अगर हम उसमें टाइप 1 को एरर को रिड्यूस करना चाहते हैं, और दिस इंक्रीजेस द लाइकलीहुड ऑफ अ टाइप 2 एरर बिकॉज अ स्मॉलर अल्फा मेक्स इट हार्डर टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। आप समझ पा रहे होंगे कि दोनों किसी एक दूसरे के साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। एक चीज पर हम अगर इफेक्ट डालेंगे तो दूसरे के होने के चांसेस हैं। रिड्यूसिंग टाइप 2 एरर, इंक्रीजिंग द पावर ऑफ अ टेस्ट। अगर हम सैंपल साइज को इंक्रीज कर दें तो टाइप 2 एरर होने के चांसेस को हम कम कर सकते हैं, लेकिन हमें रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए होंगे। इन सम फील्ड्स देयर इज प्रेफर्ड बिकॉज मिस्ड इफेक्ट्स आर कंसीडर्ड मोर हार्मफुल, एज इन क्लिनिकल ट्रायल्स वेयर अ मिस्ड ट्रीटमेंट इफेक्ट कुड हैव सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज। टाइप 2 एरर को तब कंसीडर किया जाता है जब हम किसी चीज को मिस कर देते हैं, अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं यहाँ पर, तो उसको ना मिस करें, इसलिए उसको हम अटेम्प्ट करेंगे और उस तरीके से हम यहाँ पे टाइप 2 एरर को रिड्यूस कर देंगे। प्रैक्टिकल सिनेरियो कुछ दिए हुए हैं एग्जाम्पल। मेडिकल टेस्टिंग में आप सभी एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि क्वालिटी कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग में हम कैसे टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर को देखेंगे। ये सब एग्जाम्पल्स आपको पढ़ने हैं, मैं फटाफट से बता देती हूँ। एक न्यू ड्रग जिसको क्रिएट किया गया है उसको इफेक्टिव मान लिया जाए, लेकिन वो इफेक्टिव है नहीं, और इसका जस्ट ऑपोजिट, वो इफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिव नहीं माना गया है, उसको इफेक्टिव नहीं कंक्लूड किया गया है जबकि वो इफेक्टिव था, तो मेडिकल टेस्टिंग में एग्जाम्पल हो गया। क्वालिटी कंट्रोल इन मैन्युफैक्चरिंग में फ्लैग्ड अ डिफेक्ट इन अ बैच ऑफ प्रोडक्ट्स दैट इज एक्चुअली फाइन, जिसकी हेल्प से री इंस्पेक्शन हो सकते हैं। टाइप 2 एरर में ऐसा डिफेक्ट को मिस कर देना जो कि था लेकिन उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरीके से मार्केटिंग में भी हम देखेंगे, और ये एग्जाम्पल्स हैं, आप फटाफट से पढ़ सकते हैं, ऑलरेडी एग्जाम्पल्स काफी हो गए हैं। टाइप 1 और टाइप 2 एरर को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंस लेवल लेके जब हम टाइप 1 एरर की बात करेंगे, और सैंपल साइज को इंक्रीज करके जब हम टाइप 2 की बात करेंगे। या फिर हम 1 टेल्ड और 2 टेल्ड टेस्ट भी ले सकते हैं, जहां पर डायरेक्शन ऑफ द इफेक्ट इज नोन। 1 टेल्ड टेस्ट कैन रिड्यूस द चांस ऑफ टाइप 2 एफर्ट्स बाय फोकसिंग ऑन अ सिंगल डायरेक्शन ऑफ इंटरेस्ट। ये सब बातें इसको और करेंगे आगे, क्योंकि टाइप 1 टाइप 2 एरर के साथ साथ कुछ हमने लेवल्स ऑफ सिग्निफिकेंस में भी कुछ चीजें रह जाती हैं जिनको हम इसके साथ में कंप्लीट करेंगे। I'm so sorry। तो लेवल्स ऑफ सिग्निफिकेंस अगेन बी और सी सेक्शन में पूछा जाने वाला टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी। आज के वीडियो में बहुत ही ऑन पॉइंट हमने बात करी है। मोटे मोटे तौर पर अगर इन चीजों को अपने दिमाग में फिक्स कर लेंगे तो एग्जामिनेशन में आप थ्योरी पार्ट बिल्कुल भी मिस नहीं करके आएंगे। जहां से वीडियो की शुरुआत हुई थी वहीं पर आके मैंने इस बात को खत्म भी किया है, और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑलरेडी आप में से बहुत से लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं जो देखते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।